मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 26 और खंड 2 में आज हम आगे जाने के बारे में जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह बापू को कोर्ट में अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए रंग भेद का सामना करना पड़ा था और आखिर में उनकी जीत हुई थी। अब आगे बापू लिखते हैं कि वकीली का धंधा करना मेरे लिए अनिवार्य नहीं था और आखिर तक ऐसा ही रहा। यदि मुझे मेरे दक्षिण अफ्रीका में निवास का सार्थक करना था तो मुझे सार्वजनिक कामों में तन्मयता से जुट जाना जरूरी था। तब सरकार पर कुछ दबाव पड़ता और इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। इस बारे में मैंने अब्दुल्ला शेख से चर्चा की और सभी सहयोगियों से मिला और एक सार्वजनिक संस्था स्थापित करने का निश्चय किया। इस संस्था का नाम निश्चित करते समय बड़ा धर्म संकट था। इससे किसी भी वर्ग के प्रति पक्षपात नहीं करना था। हिंदुस्तान की कांग्रेस का नाम ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को अप्रिय था, ये मुझे मालूम था, लेकिन कांग्रेस हिंदुस्तान का प्राण और आत्मा थी और इसे छुपाना या अपनाने में संकोच करना मुझे ठीक नहीं लगता था। उसे और मजबूत करना था, इसलिए मैंने अनेक कारण देते हुए संस्था के लिए कांग्रेस नाम का ही प्रस्ताव दिया और इस तरह 22 मई सन 1894 के दिन दक्षिण अफ्रीका इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। अब्दुल्ला शेख के घर में बहुत से लोग जमा हुए थे। सभी ने इस प्रस्ताव का जोर शोर से स्वागत किया। नियमावली सरल रखी थी। 5 शिलिंग से कम जो देगा वह 5 शिलिंग कम से कम जो देगा वही सदस्य बन सकेगा। धनवान लोगों से अधिक लेने का प्रयत्न किया। अब्दुल्ला शेख ने 2 पाउंड और मैंने प्रतिमाह 1 पाउंड देने का ऐलान किया। हालांकि मेरे लिए ये रकम भारी थी। इस तरह जो स्वेच्छा से दे उसे भी स्वीकार करना था। 10 शिलिंग प्रतिमाह देने वाले बहुत थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा अनुभव आया कि जब तक मांगने न जाए तब तक लोग पैसा देते नहीं थे और हमेशा जाना संभव नहीं था। इसलिए आरंभ शूरत्वा का दोष दिखने लगा था। डरबन में भी कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं संस्था का कार्यवाह था, अतः मुझे ही भागदौड़ करनी पड़ती थी। अपने कारकुन को भी मैंने पूरी तरह इस काम पर लगाया हुआ था। वो भी परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि सभासद शुल्क मासिक न होकर वार्षिक कर दिया जाए और सभी लोग इसे अग्रिम जमा करवाएं तो ठीक रहेगा। एक सभा बुलाई, सभी ने प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह वार्षिक 3 पाउंड का शुल्क निर्धारित किया गया। प्रारंभ से ही मैंने एक नियम रखा था कि संस्था का काम कभी भी कर्ज लेकर न चलाया जाए। अन्य बातों पर लोगों का विश्वास किया जा सकता है, लेकिन पैसे के वायदे पर नहीं। यहाँ के लोग भी इसका अपवाद नहीं थे। इसलिए कांग्रेस का काम कभी भी कर्ज लेकर नहीं चलाया गया और बापू लिखते हैं कि आज भी इसका पालन किया जा रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सभासद बनवाने के काम में लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। लोग स्वखुशी से पैसे देते थे और कुछ लोग तो हमें आमंत्रित भी करते थे, हमारे ठहरने का पूरा इंतजाम करते थे। लेकिन एक जगह एक अनुभव हुआ। उस व्यक्ति से 6 पाउंड लेने थे, लेकिन वो 3 पाउंड से अधिक देने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी लोगों ने उसे समझाया और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उसने 6 पाउंड दिए और हमें भोजन भी करवाया। इस तरह हमारा काम आसान होता गया।
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा धन संचय करने का भी मेरा इरादा नहीं था। कांग्रेस की सभा प्रतिमाह अथवा साप्ताहिक होती थी। सर्वप्रथम पिछली सभा का वृत्तांत पढ़ा जाता था। मैंने सभी को नियम समझाए। शुरू शुरू में लोग बोलने में संकोच करते थे, लेकिन कालांतर में इसका बहुत फायदा हुआ। सार्वजनिक कामों के लिए पैसा बहुत लगता है, ये मुझे मालूम था, इसलिए शुरू शुरू में रसीद बुक न छापने का निर्णय लिया। मेरे दफ्तर में एक साइक्लोस्टाइल की मशीन रखी थी, उससे ही रसीद बुक और रिपोर्ट छापकर काम चलाया। जब सभासद संख्या बढ़ी और खजाने में पैसा जमा हुआ, तब रसीद बुक छापी। लोग रसीद की परवाह नहीं करते थे, पर मैं उन्हें देता था, इसलिए पाई पाई का हिसाब रखा गया। और मुझे लगता है आज भी दक्षिण अफ्रीका कांग्रेस के दफ्तर में 1894 के हिसाब की डायरी मिलनी चाहिए। पैसे का ठीक से हिसाब रखना ये किसी भी संस्था की नाक होती है, और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो संस्था प्रतिष्ठा शून्य हो जाती है। पैसे का ठीक से हिसाब रखना ये किसी भी संस्था की नाक होती है, और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो संस्था प्रतिष्ठा शून्य हो जाती है। सही और ईमानदारी से हिसाब रखे बिना संस्था का अस्तित्व रखना संभव नहीं होता। कांग्रेस का दूसरा काम था वहाँ जन्मे सुशिक्षित लोगों की सेवा करना। इसके लिए कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके सभासद सुशिक्षित युवा वर्ग से आते थे। उनका शुल्क भी कम रखा था। इसमें उनकी समस्याओं पर विचार और निदान किया जाता था। इससे उनकी विचार शक्ति बढ़ती थी। अलग अलग विषयों पर भाषण होते थे। इससे संलग्न एक पुस्तकालय की भी स्थापना की। कांग्रेस का तीसरा उद्देश्य था बाहरी आंदोलन, जिसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज लोग इंग्लैंड और हिंदुस्तान में जानकारी पहुंचाना। इसके लिए मैंने 2 पुस्तिकाएं लिखी। पहली पुस्तिका दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती। इसमें वहाँ रहने वाले हिंदी लोगों की स्थिति की जानकारी दी। दूसरी हिंदी मताधिकार एक विनती। इसमें मताधिकार के इतिहास की जानकारी के आंकड़े प्रस्तुत किए। ये दोनों पुस्तिकाएं मैंने बहुत मेहनत से लिखी थी। इनका बड़े पैमाने पर प्रसार किया गया। इन प्रयत्नों से दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोगों के मित्र बने। इंग्लैंड और हिंदुस्तान से भी मदद आई और काम करने को दिशा मिली और उत्साह बढ़ा। अब आगे के भाग में जानेंगे। धन्यवाद।